अभी उसको यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि दादा मरकाम ने जिस विचार के साथ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को चलाया है, शुरुआत किया है, उसका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बात बता रहा हूँ पहले कि जैसे कोड़ाकू का बच्चा होता है वो इतना छोटा होता है, 3 साल का होता है, लेकिन कोड़ाकू भाषा को बड़ी आसानी से बोल लेता है। लेकिन हम 20, 25, 30 साल का है, लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि वो जन्म से वही भाषा को सुनता है, इसलिए वो बड़ी आसानी से बोल लेता है और हम सुने नहीं होते हैं, इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं। इसलिए दादा मरकाम सोचे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए अगर स्कूल खोला जाए और बचपन से ही, छोटे से ही अगर समाज के बारे में पढ़ेगा तो निश्चित तौर से समाज के लिए वो काम करेगा और समाज के लिए उसके सीने में, उसके हृदय में दर्द रहेगा, पीड़ा रहेगा, तभी वो करेगा। क्योंकि दादा हमेशा बोला करते थे कि मुफ्त में जो खाता है उसका कभी स्वाभिमान नहीं जगता, और जिसका स्वाभिमान नहीं जगता वो कभी क्रांति नहीं करता है। और मेरा समाज को मैं जानता हूँ कि हमारा समाज मेहनत करके खाने वाला है, इसलिए क्रांति करता है। अभी आरक्षण के मुद्दा को लेकर रायपुर में कितना बड़ा हल्ला बोल हुआ, आप सब देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बड़ा बैरिकेड लगाया गया था, उखाड़ के फेंक दिया दूल्हा तालाब में। जाओ पुलिस वाले लोग अपना काम करते रहो। कुछ पुलिस वाले लोग तो जो दक्षिण साइड थे, बैरिकेड लगाए थे, रस्सी ताने थे, उसमें जब उनको दबा दिया गया तो पुलिस वाले लोग खुद बोल रहे भाई हम लोग भी आदिवासी हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आरक्षण मिले। काहे दबा रहे हो यार? एकदम दीवार में साट ना दिए भाई। अब इतना पर आ गया रस्सी, तब कहाँ दबेगा? वो लोग का भी जान का खतरा था, इसलिए बोले यार तुम लोग जाओ, हम लोग भी आदिवासी, हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब आरक्षण बढ़े। तो इस तरह से जब बोले तो हमारे लोग बोले कि जब ऐसा चाहते हैं तो किनारे हो जाइए, काहे आप यहाँ लड़ने आए हैं? तो वो पुलिस वाले लोग किनारे हो गए। लेकिन जो उत्तर साइड में जो थे कुछ पुलिस के जवान लोग, उसमें से कुछ जनरल कैटेगरी के भी थे जिन लोग खूब विरोध कर रहे थे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कुछ घटाघटी किए तो उन लोग को भी खूब उठा के पटके थे, खूब मुक्का से भी मारे थे। तो इतना गर्मी है हमारे समाज के लोगों में, उनके खून में इतना गर्मी है, उस गर्मी को केवल और केवल 5 साल के बाद एक अवसर आता है, उसमें उतारने की जरूरत है। अगर उस गर्मी को आप 5 साल में जो अवसर आता है वोट डालने का, उसमें अगर आप उतार दिए तो अगर हमारा समाज का मुख्यमंत्री अगर बनता है तो जिस तरह से आप देखेंगे ओबीसी का 14% आरक्षण था, जिसको अभी कैबिनेट में 27% का आरक्षण का मंजूरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, अपने समाज के लिए 14 से सीधा 27 कर दिए। क्या हमारा समाज कर रहेगा व्यक्ति? तो आरक्षण के लिए हमको किसी से भीख मांगना पड़ेगा भाई? नहीं मांगना पड़ेगा। अभी सब कुछ यहाँ अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ सब कुछ आदिवासियों को होना चाहिए, लेकिन तहसील में जाकर देखिए आपके काम करने वाले नहीं मिलेंगे, आपके समाज के लोग नहीं मिलेंगे। मैं अंबिकापुर में रजिस्ट्री के लिए गया था, वहाँ पूरे ब्राह्मण समाज के लोग, ज्यादातर लोग थे, आदिवासी तो कहीं देखने को नहीं मिला। तो शासन सत्ता पर जब होंगे तो आपके बच्चे लोग भी वहाँ होंगे, आपका काम होगा, आपके साथ दादागिरी नहीं होगा। और दूसरे समाज के हैं, इसलिए हमारे साथ दादागिरी हो रहा है। और सबसे ज्यादा जमीन आदिवासियों के पास है, इनको छीनने के लिए सब कानून तो उनके वो लोग जान रहे हैं। हमको क्या पता है भैया, जहाँ 5 डिसमिल करना है वहाँ 10 डिसमिल लिखवा के तो हमको साइन दस्तखत करवा के रजिस्ट्री कर देंगे, क्योंकि उनका समाज का सब कोई उधर बैठे हैं, खाली हमको दस्तखत के लिए हम जा रहे हैं। हम दस्तखत कर दिए, उसको 5 को वहाँ 10 बनवा करके तो हमारा जमीन को हड़प लिया जाता है। इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। जब आपके समाज का मुख्यमंत्री होगा तो आरटीओ वाला भी आपका होगा। गाड़ी अगर जाता है तो कोई रोक दिया आरटीओ वाला तो आप तुरंत फोन लगाइए, आपका गाड़ी क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से तमाम काम के लिए राजनीति में वोट करना, सबको 5 साल में अवसर मिलता है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो चाहे गरीब मजदूर हो। ये भी बताना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर जी हमको आदिवासियों को 2 वोट डालने का अधिकार दिए थे, जिसको आज नेहरू जी के मंत्रिमंडल के द्वारा खत्म कर दिया गया। एक ही वोट डालने का अधिकार है, उसका वजह था आदिवासी देश के मालिक हैं। और दूसरा प्रमाण बताना चाहूंगा कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, सबसे बड़ा कानून है। इससे आदिवासी को समझना चाहिए कि हम देश का मालिक हैं। लेकिन यही मालिक लोग आज
मजदूर के रूप में बैठे हैं। हमारा स्थिति ऐसा बना दिया गया है कि हम मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, और ये तभी सिद्ध हो सकता है, तभी ये पूर्ण हो सकता है जब हम शासन सत्ता पर आएंगे, तभी ये पूर्ण हो सकता है। हमारे पास भी पहले शासन सत्ता था, हम लोग भी राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों की मनोदशा को लोग भागते रहे, समझते रहे कि इनको किस तरह से फोड़ा जाए, तो फोड़ते फोड़ते थक गए, नहीं फोड़ पाए। तब वो लोग सोचे कि नहीं, जिस लड़ाई को शारीरिक दम पर नहीं जीता जाता है, उसे मानसिक दम पर ही जीता जा सकता है। तब उन्होंने दिमाग ये लगाया कि राजा का बेटा, जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था, यानी रानी के कोख से ही राजा का बेटा राजा जन्म होता था। माने राजा का बड़का बेटा ही राजा बनता था। उसका अगर 3 बेटा है तो 3 बेटा राजा नहीं बनेंगे। उसका जो बड़ा बेटा होता था वही उत्तराधिकारी होता था, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं होता था, दूसरा को बनने का चांस नहीं था। इसलिए बाहरी से जो लोग आए थे वो लोग सोचे कि ये राजराजेसी वाला रहेगा सिस्टम, तो हम कभी राजा नहीं बन पाएंगे, उनको लड़ाई में हम जीत नहीं सकते हैं। आज भी अगर आदिवासियों के साथ लड़ाई की जाए तो जीत पाएंगे भाई? रायपुर में जब नहीं जीत पाए तो यहाँ क्या जीत पाएंगे, है ना? वहाँ तो बंदूक में लेके आए, फिर भी नहीं जीत पाए। तो लड़ाई में आज भी हमारे आदिवासियों को नहीं जीता जा सकता है, और कल भी नहीं जीत सकते थे। इसलिए वो लोग दिमाग लगाए कि भारत में अब दूसरा सिस्टम लाया जाए, वोट डालने का सिस्टम लाया जाए, वोट डाल करके लोगों को यहाँ पर राजा बनाया जाए। तब ये वोट डालने वाला सिस्टम आया, तो उसमें हमारे लोगों को डरवा करके, धमका करके, गुंडागर्दी करके, किसी को दारू पिला करके, किसी को लालच दे करके, पैसा दे करके, इस तरह से हमारे लोगों से वोट ले लिया गया और अपने खुद राजा बन गए। इस तरह से हमारी राजपाट छिन गई, और इसी तरह से छिन गई, और वो लोग राज करते 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 आज बताइए बड़े बड़े महल में हैं, और आज हम लोग गरीब हो गए। यहाँ तक कि पहले हमारे जो मातृशक्ति हुआ करती थी उनके शरीर में गहने लदा हुआ करते थे, इतना हम लोग संपन्न थे। आज देखने को हम लोग को नहीं मिल रहा है कि सोना चांदी कैसा होता है। जिनका समाज 5-5 तोले का, राजा संग्राम शाह का नाम सुनेंगे, 5 तोले का सोने का सिक्का अपने समय में चलाया था। वो कैसे चलाया था? उनको ऐसा क्या चीज मिल गया था जिससे वो सोना का सिक्का चलाए? मैं बताना चाहूंगा, उस समय चाहे आज भी जो सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है, कर के रूप में टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को राजा राजेसी के समय में पैसा नहीं लेते थे टैक्स के रूप में। उस समय जो नांगर का खेमी होता है, यानी नांगर को चलाते चलाते लास्ट में जो उसका कसना बचता है, उसको लिया जाता था। तो एक नांगर आप अगर अपने घर में चला रहे हैं तो 1 साल में एक ठो नांगर का मतलब कसना राजा के पास ले जाकर के टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ऐसा प्रथा था। अगर 2 नांगर चल रहा है तो साल भर में 2 ठो खिहाया हुआ कसना ले जाके राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इस तरह से व्यवस्था था। तो जब इस तरह की जो व्यवस्था था तो अपने प्रजा का खूब सेवा करते थे, प्राकृतिक शक्ति का सेवा करते थे, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वही प्राकृतिक शक्ति का सेवा करते थे, समाज का सेवा करते थे, जिसके कारण उनको, जैसे आज हीरा सिंह मरकाम जी को एक रत्न देखे होंगे जो अमरकंटक में स्थापित है, जो नहीं गए होंगे जाके देख सकते हैं। बिना दिया और तेल का दीपक जल रहा है, प्राकृतिक है। उसी तरह से राजा संग्राम शाह जी को एक शक्ति मिला। उस शक्ति में जब वो टैक्स के रूप में आया हुआ जो नांगर का जो कसना हुआ करता था छोटा छोटा, उसको सटाते थे, वो सोना के रूप में बदलते थे। अगर उसके सिवा किसी दूसरे लोहा को टच करते थे तो वो सोना बनने का काम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो जो कसना जो लोहा आता था छोटा सा, वो साल भर किसान का परिश्रम का हुआ करता था, इसलिए परिश्रम रूपी लोहा ही उसमें सोना में परिवर्तित होता था। बेकार का फेंकाया हुआ लोहा सोना में परिवर्तित नहीं होता था। तो इस तरह से उन्होंने शक्ति प्राप्त किए थे। हमारे जो समाज के थे उन पे गर्व करना चाहिए, नाच करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा सोना अपने साम्राज्य में, अपने शासनकाल में बनाया, और हमारे समाज के लोगों को सोना से लाद दिया। लेकिन वो समाज आज सोना को देखने के लिए गरीब हो गया, ललच रहा है, तरस रहा है। आखिर ऐसा स्थिति किसने बनाया, ये बात समझने की जरूरत है। जब आप ये सब समझेंगे तब जाकर के फिर हमारी स्थिति
उसी तरह से हो जाएगी। जब साधन सत्ता में आ जाएगा तो उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से कल हमारी दिन थी। और आज जिनकी स्थिति बढ़िया, वो एसी वाला बिल्डिंग में मस्त रह रहे हैं ना, वो लोग कल झोपड़ी में आ जाएंगे। कुलदीप प्रजापति जी हम लोग रायपुर में बोले थे, ओबीसी समाज वर्ग होते हुए हमारे लिए बोले थे कि आदिवासी मेरे साथियों, आप लोगों की जनसंख्या यहाँ बहुल्य है, शासन और सत्ता पे आ जाओ, कल हम इनको मजबूर कर देंगे रोड पे काम करने के लिए। इनके बहन बेटी रोड में काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप राजा और राजपाट किए हैं तो राजा और रानी की तरह आप महल में शोभायमान होंगे। ये करना पड़ेगा मेरे समाज को, ये होना चाहिए समाज के अंदर। और मैं तो चाहूंगा कि आज वीर नारायण बलिदान दिवस के रूप में अगर मनाने के रूप में अगर यहाँ आए हैं तो वो खून, वो गर्मी जो वीर नारायण बलिदान में वीर नारायण सोना खान में था, वो गर्मी आप लोग सबके अंदर होना चाहिए। अपने समाज के लिए टूट जाना चाहिए, अपने समाज के लिए लड़ जाना चाहिए, अपने समाज के लिए मर मिटना चाहिए, अपने समाज के हित के लिए जो करना पड़े कर जाना चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर आए हुए आज